माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड हाई वेटेज चैप्टर दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स, इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कैसे हम बायोमॉलिक्यूल्स को एकदम ईजी वे में, ईजी अप्रोच लेकर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम इन नीट एग्जामिनेशन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बिल्कुल एनसीईआरटी को फोकस करके कैसे हम लोग एक बढ़िया अप्रोच से इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बच्चों को ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन ये वीडियो के बाद ना आप देखेंगे कि कितना इजी है ये। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी में एक टेबल है वहां से गिवन है। आपसे यहाँ क्या पूछा है, considering the elemental analysis data, if you were to arrange the elements carbon, oxygen, silicon, calcium in decreasing order of their percentage weight in the earth crust। ठीक है, डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी में एक टेबल है, ये वही का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा है ना, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या कि आपके अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज वेट वाइज कौन सबसे ज्यादा है। तो देखिए अगर आप उस टेबल को देखेंगे ना, हम बेसिकली इस टेबल का बात कर रहे हैं। यहां पे आप देख पाएंगे कि जो ऑक्सीजन है ना, इधर अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना है 46.6%। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद जो गिवन क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद बात किया है सिलिकन का। तो सिलिकन कहाँ है, सिलिकन देखिए 27.7%। एंड सिलिकन के बाद अगर आप कैल्शियम को देखेंगे तो ये 3.6% है। एंड कैल्शियम के बाद हमारा कार्बन 0.03%। तो अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारा हो जाएगा सिलिकन, सिलिकन के बाद होगा कैल्शियम, एंड कैल्शियम के बाद कार्बन। तो ये ऑक्सीजन, सिलिकन, कैल्शियम, कार्बन। देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है ऑक्सीजन, सिलिकन, कैल्शियम, कार्बन। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। एंड ये बायोमॉलिक्यूल्स में एनसीईआरटी बुक का ये टेबल है, यहीं का ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, हम लोग को याद रखना है नीट के लिए। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, व्हेन यू ग्राइंड अप अ लीवर टिश्यू द पार्ट दैट डजंट डिजॉल्व इन एसिड। देखिए ऐसा पार्ट जो एसिड में डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको ना हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पुल बोलते हैं। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पुल। और एसिड इनसॉल्युबल पुल जो है ना, ये आपका रिटेंटेट में आता है। जैसे आप कोई भी चीज़ को फिल्टर करेंगे तो जो फिल्टर होके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, और जो ऊपर रह जाएगा ना उसको रिटेंटेट बोलेंगे। ठीक है, तो रिटेंटेट में हमेशा एसिड इनसॉल्युबल पुल रहता है। जो आपका पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस बोलने का मतलब क्या है ना, जो आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। यहां पे आपको कैसा चीज मिलेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेगा। ये आपको रिटेंटेट में मिलेगा, है ना, जो क्रॉस नहीं कर पाया फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को। तो क्या है, व्हेन यू ग्राइंड अप अ लीवर टिश्यू द पार्ट दैट डजंट डिसॉल्व इन एसिड इज वेयर यू फाइंड ऑल द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल। देखिए आप ही सोचिए ना, अभी हम क्या बोल रही है, मैक्रो मॉलिक्यूल है तो स्मॉल तो होगा नहीं, लार्ज होगा ना। स्मॉल कहाँ होता है, स्मॉल होता है एसिड सॉल्युबल पुल में, एसिड सॉल्युबल पुल में, जो कि ना हमारा फिल्ट्रेट में मिलेगा। ठीक है, जो क्रॉस कर गया है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को। और ये नॉन पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, ये नॉन पॉलीमरिक सब्सटेंस है। एंड यहां पर वो क्या है ना, वो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो वो आपको फिल्ट्रेट में मिलेगा, है ना, एसिड सॉल्युबल पुल में मिलेगा। इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर तो ये गलत लिखा है ना, ये बोल रहा है कि जो एसिड इनसॉल्युबल है वो स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो ये आपका जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत है। होप आपको ये समझ में आ रहा है ये क्यों गलत है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, सम आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोजाइम कैन एक्ट एज एंजाइम टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, अ टास्क दैट साइंटिस्ट यूज टू बिलीव ओनली प्रोटीन्स कुड डू। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जो राइबोजाइम है ना वो भी एज ए एंजाइम काम करता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो यहां पर ना स्टेटमेंट 1 तो गलत है बट स्टेटमेंट 2 सही है, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ना इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है।
देखिए अगर हम ए का बात करें, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ क्या लिखा है, इन प्रोटीन्स ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड दैट आर स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए एक्चुअल में ये लेफ्ट हैंड जो लिखा है ना, यहाँ पे राइट हैंड होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन में ना राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंड होगा, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये हमारा गलत है। अब देखिए अगर ए गलत है तो कौन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया और थर्ड एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2 और 4, इन्हीं में से हमको सेलेक्ट करना है। बी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एडल्ट हीमोग्लोबिन इज एन असेंबली ऑफ 2 आइडेंटिकल अल्फा टाइप सब यूनिट एंड 2 आइडेंटिकल बीटा टाइप सब यूनिट। ये बिल्कुल सही है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा सब यूनिट होता है और 2 बीटा सब यूनिट होता है, एंड ये एग्जांपल होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी एकदम सही है, ठीक है। सी में क्या है, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, लीनियर चैन ऑफ अमीनो एसिड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना रहा है, वो पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। डी में क्या है, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इट्स 3 डायमेंशनल व्यू विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है ना, वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होता है, एकदम करेक्ट है। ई में क्या है, इन बीटा प्लेटेड सीड्स पॉलीपेप्टाइड चैन्स आर लेड साइड बाय साइड एंड आर स्टेबिलाइज्ड बाय इंट्रामोलिक्यूलर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारा गलत है। तो हमारा सही कौन कौन है, बी सी डी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, इस क्वेश्चन में गिवन है 2 असर्शन रीजन टाइप है, ठीक है। असर्शन में लिखा है न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए इज अ हेट्रोपॉलीमर। देखिए न्यूक्लिक एसिड का हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड में ना एक चीज आपका क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है ना, वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है। और अगर हम लोग आरएनए का बात करें तो उसमें यूरासिल भी होता है, थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है आरएनए में। तो आप देखेंगे ना कि अगर मान लीजिए अगर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हम बनाए तो उसमें तो नाइट्रोजनस बेसिस तो डिफरेंट हो जाएगा ना, यानी कि फिर वो हेट्रोपॉलीमर बन जाएगा। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है हमारा। एंड रीजन में क्या लिखा है, द मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड आर नॉट आइडेंटिकल एज दे कैन कंटेन एनी वन ऑफ द 4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस। बिल्कुल सही बात है, इसी के कारण तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है, वो क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, यही रीजन है। तो इस क्वेश्चन में ना हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों न्यूक्लिक एसिड हेट्रोपॉलीमर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, एंड आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे इजी तरीके से हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका एनसीईआरटी का ये टेबल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सारा जो दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। एंड देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले क्या लिखा है, मॉर्फिन। मॉर्फिन आपका कहाँ है, देखिए मॉर्फिन आपका है एल्केलॉइड। तो मॉर्फिन में एल्केलॉइड यानी ए का 4 हो गया, ए का 4, ठीक है। अब एंथोसायानिन, एंथोसायानिन कहाँ लिखा है, पिगमेंट्स में लिखा है। तो एंथोसायानिन पिगमेंट यानी 1 का बी, 1 का बी। अगर हम बात करें इस रिशीन का, रिशीन कहाँ लिखा है, टॉक्सिन में, यानी कि ये हो गया सी, ठीक है। एंड मोनोटर्पिन है टर्पिनॉइड, तो ये हो गया डी। तो हमारा बी सी डी ए। अब देख लीजिए 1 का बी है ना, यहां पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 का बी, 1 का बी, 1 में बी है, 2 का सी, 2 का सी, 3 का डी, 3 का डी, और ए का 4, ए का 4 करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी टेबल से ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी से, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका एंजाइम से है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग बताना है आपको।
तो क्या लिखा है, इट स्पीड्स अप इट्स केमिकल रिएक्शन बाय अबाउट 10 टाइम्स। देखिए यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ना, एक्चुअल में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, सबसे ज़्यादा इसी फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, तो ये जो H2CO3 है ना, एंजाइम के प्रेजेंस में ना 6 लाख कार्बोनिक एसिड बनता है पर सेकेंड में। तो ये 10 टाइम्स से भी बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग मिलियन टाइम्स बोलते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन के रेट को ना मिलियन टाइम्स बढ़ाता है, नॉट 10 टाइम्स। तो यही हमारा गलत है एंड ये सब सही है। इट इज सो फास्ट दैट इट कैन क्रिएट 66 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। इट इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इनसाइड रेड ब्लड सेल। इट इज एसेंशियल फॉर हेल्पिंग टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में होता है, ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। ये H2CO3 है ना, अब ये एसिड है तो H प्लस डोनेट करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस बन जाएगा। तो इस फॉर्म में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको ना करेक्ट बताना है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम बात करें काइटीन का, काइटीन आप लोग भली भांति बहुत बढ़िया से सुने हैं, फंगस के सेल वॉल में होता है, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में काइटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ये क्या होता है ना, ये आपका होमोपॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, NAG बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये हमारा करेक्ट है। डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, नॉट राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, मींस प्रोटीन आर ऑलवेज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, है ना, तो हेट्रोपॉलीमर होगा। एंड इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, नॉट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तो ए और सी सही है, बी और डी गलत है, यानी कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर आपको बताना है कि कितना स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग एंजाइम्स एंड देयर को फैक्टर, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, अब जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ट्रांजिएंटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। देखिए वो ट्रांजिएंटली बाउंड नहीं होता है, वो बहुत टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, वो एपो एंजाइम से बहुत टाइटली बाउंड होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारा गलत है। ठीक है, को एंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम अकर्स ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो को एंजाइम होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ना लूजली बाउंड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। सी में क्या है, नाइसिन विटामिन B3 इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। NAD एंड NADP, डायरेक्ट NCERT का लाइन है, बिल्कुल सही है। एंड ये डी में क्या है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑफन लॉस्ट व्हेन द को फैक्टर इज रिमूव्ड व्हिच प्रूव्स द को फैक्टर क्रूशियल रोल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एंजाइम से ना, जो आपका कैटालिटिक एंजाइम से को फैक्टर को रिमूव कर देंगे ना, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा, उसका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये डी भी बिल्कुल सही है। ई में क्या है, मैग्नीशियम इज अ को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पैप्टिडेज। एक्चुअल में ना ये यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं होगा, जिंक होगा। ये जो जिंक होता है ना, ये होता है को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पैप्टिडेज। तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, इसके लिए कौन होगा, Zn2+, जिंक होगा। तो हमको करेक्ट बताना है ना, BCD करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। BCD जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, इन अ पॉलीसैकेराइड चैन सच एज ग्लाइकोजेन और स्टार्च, द एंड ऑफ द चैन दैट हैज अ फ्री एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या है, कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज। देखिए आप जब अगर ग्लाइकोजेन या स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो कैसे बनेगा, तो ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है उसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं। और ये जो एनोमेरिक कार्बन होता है ना, ग्लूकोज 1, एक ग्लूकोज का पहला कार्बन, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन, इन दोनों के बीच में ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं।
तो ये जो कार्बन 1 है ना, ये जो कार्बन 1 है इसी को कहा जा रहा है एनोमेरिक कार्बन। दिस इज अ एनोमेरिक कार्बन। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ना कि जो हमारा लास्ट कार्बन होगा, जैसे मान लीजिए कि ग्लाइकोजन है या स्टार्च, ये क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो यहाँ पे एक और ग्लूकोज, यहाँ पे एक और ग्लूकोज, यहाँ पर एक और ग्लूकोज। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो हमारा आखिरी वाला जो ग्लूकोज आएगा, इसका जो पहला कार्बन होगा, ये जिसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं, ये ना बॉन्ड नहीं बनाएगा किसी से, क्योंकि ये तो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला ग्लूकोज है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ना इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, और इधर एक छठा कार्बन होता है इधर, है ना, ऊपर में। तो ये जो है ना, ये अगर लास्ट वाला ग्लूकोज है तो ये तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो अगर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा ना तो इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन में ना ये रिड्यूसिंग एंड इसका आंसर आ जाएगा। जिस एंड पर एनोमेरिक कार्बन ऑलरेडी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में लॉक होता है। जैसे अगर हम इसका बात करें, यहाँ पे तो जो एनोमेरिक कार्बन है ये वाला, ये तो ऑलरेडी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया, तो वो होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। और जिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ये जो आखिरी है, आखिरी वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री रहता है, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये हो जाता है रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड। और ये सी टर्मिनल तो आपका अमीनो एसिड प्रोटीन्स में आएगा ना, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। तो अगर यहाँ ग्लाइकोजन है तो ये पॉलीसैकेराइड है आपका, स्टार्च ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एंड आएगा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप ऐसे अप्रोच लगाएंगे, कैसे इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर ना आपको क्या गिवन है, देखिए, एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन एट अ डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फर्स्ट विदाउट एनी इनहिबिटर। ये जो कर्व ये बन रहा है ना, ये बिना इनहिबिटर के बन रहा है, यहाँ कोई इनहिबिटर नहीं है, ठीक है। और ये जो दूसरा है, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस एक्स, ये जो दूसरा बन रहा है ना, ये सब्सटेंस एक्स के प्रेजेंस में बन रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये सब्सटेंस एक्स के प्रेजेंस में बन रहा है। द रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहां पे एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिख रहा है और वाई एक्सिस में रिएक्शन रेट दिख रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द ग्राफ सब्सटेंस एक्स इज मोस्ट लाइकली, क्या है ये सब्सटेंस एक्स, क्या है आपका, कैसा इनहिबिटर है ये पूछ रहा है, एज्यूमिंग केम टू बी कांस्टेंट। देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का अगर हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का हम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो वी मैक्स होता है, वी मैक्स मतलब ये जो मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी है इन अ केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यहाँ पर जो वी मैक्स होता है ना वो ना चेंज नहीं होता, सेम रहता है। और जो केम होता है ना, केम क्या होता है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें रिएक्शन वेलोसिटी हाफ हुआ है उसको केम बोलते हैं। ये जो केम होता है ना ये बढ़ जाता है, केम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि केम जो है ना वो कांस्टेंट है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो कभी होगा नहीं, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरा आपको हम बता दें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है ना, जो वी मैक्स होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, वी मैक्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड जो केम है ये कांस्टेंट रहता है। तो आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, केम कांस्टेंट है वो गिवन है, और देखिए वी मैक्स भी कम हो गया, बिना इनहिबिटर के जो वी मैक्स है वो 0.8 है, लेकिन जब ये आ गया ना तो जो वी मैक्स है वो 0.4 हो गया, तो वी मैक्स तो कम हो गया ना, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कम हो गया। तो वी मैक्स कब कम होता है, जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, ठीक है, और केम कांस्टेंट होता है। तो केम कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो जितना भी मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्वेश्चन है ना वो इसी तरीके से बनेगा, इसको आप लोग एकदम बढ़िया से याद करके रखिए, ये वाला जो है ना ये ट्रिक याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका अमीनो एसिड से पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एन अमीनो एसिड विथ अ न्यूट्रल साइड चेन आर ग्रुप हैज इट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अराउंड पीएच 6.0। देखिए जब भी आपको बता देना, जब हमारा न्यूट्रल पीएच होता है, ठीक है,
जब न्यूट्रल पीएच होता है या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, तो उस समय अमीनो एसिड जो होता है ना वो अपने ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है। न्यूट्रल पीएच में वो अपने ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है, आयोनिक फॉर्म में होता है। कैसा होगा आयोनिक फॉर्म अगर हम बनाए तो यहाँ पर ना एक आपका जो NH3 प्लस है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है और ये COO माइनस, और ऊपर में एक H और नीचे में R ग्रुप जो वेरिएबल ग्रुप है। तो ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं ना, पीएच को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, हाई पीएच, जो कि यहाँ किया है ना, इन हाईली एल्कलीन सॉल्यूशन हाई पीएच दिस अमीनो एसिड वुड एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली एज। अगर पीएच बहुत ज़्यादा है ना तो क्या हो जाएगा, पीएच अगर बहुत ज़्यादा है ना तो ये अपने अनायनिक फॉर्म में आ जाएगा। अनायनिक फॉर्म को अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे अनायनिक फॉर्म, यहाँ पर देखिए NH3 जो है ये हो जाएगा NH2, और यहाँ पर C अल्फा कार्बन, और ये जो COO है ना ये माइनस हो गया, और यहाँ ऊपर में H और नीचे में R। ये इसका ना अनायनिक फॉर्म है। और ये अनायनिक फॉर्म कब होगा ना, जब इसको हम लोग हाई पीएच में ले जाएंगे। जैसे यहाँ दिख रहा ना पीएच कम है। अब अगर मान लीजिए इसको हम अगर लो पीएच में ले जाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको लो पीएच में ले जाते हैं तब ये अपने कटाइनिक फॉर्म में आ जाएगा। कटाइनिक फॉर्म कैसे बनेगा, तो वो ऐसे NH3 प्लस C अल्फा COOH, ऊपर में H और नीचे में R, ठीक है। तो ये इसका कटायन फॉर्म है। ये कब होगा, ये होगा लो पीएच में। लो पीएच में, क्योंकि आपको पता है ना लो पीएच में ये NH2 जो है ना एक H को डोनेट कर देगा, और ये जब आपका हाई पीएच में आएगा तो H प्लस को रिसीव कर लेगा, तो फिर यहाँ पे ऐसा COO माइनस हो जाएगा। तो हाई पीएच में अनायनिक फॉर्म, लो पीएच में कटायनिक फॉर्म, और न्यूट्रल पीएच में अपने ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है। तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाई पीएच का पूछा है ना, दिस अमीनो एसिड वुड एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली एज एन अनायनिक फॉर्म, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है ना, ये मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट है ना, एक एस है एक एस डैश है, तो ये कौन एंजाइम करवाता है। तो ऑक्सीडो रिडक्शन अगर हम आपको बताएं ना तो ये करवाएगा डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्शन करवाएगा डीहाइड्रोजिनेज। ज्वाइनिंग ऑफ टू डीएनए फ्रैगमेंट बाय डीएनए लाइगेज, ये तो लाइगेज करवाएगा। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, दिख रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। सी में क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज, ये करवाता है आइसोमरेज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ये करवाएगा हाइड्रोलेज, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर और ड्रास्टिक चेंज इन पीएच कैन कॉज अ परमानेंट लॉस ऑफ प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आपको पता है ना कि मान लीजिए हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम पीएच चेंज से जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है, और इसका मतलब क्या है, प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, एक्टिव साइट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना वो परमानेंटली लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये तो बिल्कुल सही है। रीजन में क्या लिखा है, दिस कंडीशन डिसरप्ट द पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड अदर कोवैलेंट इंटरेक्शंस दैट मेंटेन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बॉन्ड है, और वो बहुत स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हीट या पीएच चेंज से नॉर्मली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक नहीं होता है। डीनेचुरेशन में मेनली कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन टूटेगा, और ये सब आपका कोवेलेंट नहीं है, ये सब आपका नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट रहता है, टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये तो मेरा रीजन जो है ना ये गलत है, आपका एसर्शन सही है, रीजन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लिपिड से पूछा है, ठीक है। यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पैल्मिटिक एसिड, आपको क्या बताना है ना कितना करेक्ट स्टेटमेंट है। पैल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, बिल्कुल सही है। पैल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अब ये जो आर्किडोनिक एसिड है 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, आर्किडोनिक एसिड में भी 20 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ये भी बिल्कुल सही है। लेसाइथीन इज अ टाइप ऑफ ट्राईग्लिसराइड
देखिए लेसाइथीन जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है, लेसाइथीन आपका फॉस्फोलिपिड है ना, ये तो गलत है आपका। जिंजली ऑयल रिमेन्स लिक्विड इन विंटर बिकॉज इट इज रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए ये जो जिंजली ऑयल है ना ये आपका लिक्विड इन विंटर रहता है क्योंकि इसके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये गलत है आपका। कोलेस्ट्रॉल इज अ डिराइव लिपिड, ये तो बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव लिपिड है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, 3 करेक्ट है ना, तो थर्ड 3 आंसर। हाँ अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज तो नहीं होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये गया। एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, पिगमेंट, टॉक्सिन, यहाँ लेसाइथिन नहीं होता है, यहाँ लिपिड नहीं होता है, तो ये हमारा ये सब तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ आरएनए मॉलिक्यूल द पेंटोज सुगर इज राइबोज, सही बात है। विच हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 2 प्राइम कार्बन, सही है। मेकिंग आरएनए मोर लेबाइल एंड प्रोन टू हाइड्रोलाइसिस देन डीएनए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। यहाँ क्या है, द बैकबोन ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए इज फॉर्म्ड बाय सुगर फॉस्फेट शुगर चैन, सही बात है, डीएनए और आरएनए में तो यही होता है ना, सुगर फॉस्फेट शुगर चैन। यहाँ पे ना दोनों स्टेटमेंट सही है आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए, द प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चैन, ए चैन बना है 21 अमीनो एसिड से, ठीक है, बी चैन बना है 30 अमीनो एसिड से। आपसे क्या पूछा है ना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ फंक्शनल इंसुलिन। तो आपको पता है फंक्शनल इंसुलिन में क्या होता है, एक आपका ए चैन होता है, एक बी चैन होता है, ठीक है। तो हमको ना पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है ना, तो ये हो जाता है n-1। n-n यहाँ पर क्या है, n आपका है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चैन। तो अगर हम ए चैन का बात करें तो ए में 21 है, तो 21 - 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 20। बी में कितना है 30 है, तो 30 - 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 29। तो कितना, इसको जोड़ दीजिए 49, यहाँ पर आ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, 49 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, है ना, ये फॉर्मूला होता है n-1। हाँ अब देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको बताना है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमको यहाँ बताना है ना कितना स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़े, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन दिस एंजाइम, ये तो बिल्कुल सही है ना, ये आपका एक्चुअल में इंड्यूस फिट थ्योरी जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए, ये वहाँ का ये है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉसलैंड दिया था इंड्यूस फिट थ्योरी, इसमें क्या बोल रहा है ना कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम का एक्टिव साइट से जुड़ता है ना, तो एंजाइम अपने शेप में थोड़ा बदलाव लाता है ताकि सबस्ट्रेट को और भी टाइटली पकड़ सके, इसे ही इंड्यूस फिट थ्योरी कहते हैं। एंड ये जो बी है, अ सबस्ट्रेट कैन बी एक्टेड अपॉन बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ एंजाइम, देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एक ही सबस्ट्रेट पर अलग अलग एंजाइम काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ना, ग्लूकोज पर हेक्सोकाइनेज भी काम कर सकता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी, डिपेंड करता है ना कि वो बॉडी को किस प्रोडक्ट का जरूरत है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सबस्ट्रेट कैन बी एक्टेड अपॉन बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ एंजाइम। अब यहां लिखा है नो एंजाइम कैन वर्क ऑन हाई टेम्परेचर अनएक्सेप्शनली, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको पता है ना कि थर्मोस्टेबल एंजाइम का भी नाम हम लोग जानते हैं, हम लोग पीसीआर पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो पीसीआर में ना हम लोग कौन सा एंजाइम लगाते हैं, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो क्या है, एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी काम करता है। इसको हम लोग कहाँ से निकाले, इसको हम लोग, एक बैक्टीरिया है थर्मो एसिडोफाइल जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी रहता है, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, वहीं से इसको निकाले हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये बोल रहा है कि कोई एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, बट ये कर सकता है। अ हॉलो एंजाइम इज कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ एपो एंजाइम एंड इट्स कोफैक्टर, देखिए ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हॉलो एंजाइम होता है वो कैसे बनता है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एपो एंजाइम हो गया आपका प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहां पर ना ए, बी और डी ये तीनों सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए क्या है, यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है ना, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इमेजिन यू आर कंपेयरिंग 2 एंजाइम, हम लोग 2 एंजाइम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एंजाइम ए एंड एंजाइम बी,
एंजाइम ए हैज अ वेरी लो केएम, एंजाइम ए जो है ना उसका लो केएम है। लो केएम का मतलब क्या है ना कि वो बढ़िया एंजाइम है, ठीक है, वो कम सबस्ट्रेट में भी हाफ ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटी को अचीव कर पा रहा है। एंजाइम ए का मतलब एंजाइम ए जो है वो लो केएम है। और बोल रहा है कि एंजाइम बी हैज़ अ वेरी हाई केएम, एंजाइम बी हैज़ अ वेरी हाई केएम, हाई केएम। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू। देखिए आपको बता दे कि जो केएम होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम एफिशिएंसी के, एंजाइम एफिशिएंसी के। इसका मतलब क्या है कि अगर केएम कम है तो एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, अगर केएम ज़्यादा है तो वो एंजाइम का एफिशिएंसी कम है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखते हुए स्टेटमेंट पढ़ के हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। एंजाइम ए नीड्स मोर सबस्ट्रेट देन एंजाइम बी। भाई एंजाइम ए का तो लो केएम है ना, तो वो तो बढ़िया एंजाइम है, उसको कम सबस्ट्रेट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। एंजाइम बी बाइंड्स टू इट्स सबस्ट्रेट मोर टाइटली देन एंजाइम ए। एंजाइम बी का के हाई केएम है, मतलब एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी कम है तो वो ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। एंजाइम ए इज वेरी एफिशिएंट, देखिए एंजाइम ए का केएम कम है मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंसी है उसका। एंड एट इट्स जॉब इवन व्हेन इट्स सबस्ट्रेट इज स्कैर्स, है ना, कम सबस्ट्रेट में भी वो बढ़िया से काम करेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना ना, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एंजाइम इनहिबिशन इज फॉल्स। तो लिखा है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर स्ट्रक्चरली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है और जो सबस्ट्रेट है वो दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखता है, ठीक है। आप समझिए कि जो सबस्ट्रेट है ना वो एक ताला का ओरिजिनल चाबी है और जो इनहिबिटर है वो डुप्लीकेट चाबी है। तो अगर आप कहीं मान लीजिए इनहिबिटर को घुसा दिए, डुप्लीकेट वाले को घुसा दिए, तो एक साथ अब ओरिजिनल वाला भी तो नहीं घुसेगा ना, मतलब एक ताला में एक ही चाबी घुसेगा। तो अब ना ये लोग क्या करेगा, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट रेस लगाएगा एंजाइम में बाइंड करने के लिए। तो उससे क्या होगा, मतलब वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, कॉम्पिटिशन हो रहा है दोनों के बीच और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बिल्कुल सही बात है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट प्रिवेंटिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग। देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, कभी भी एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। इनहिबिशन ऑफ सुसिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट में जो प्राइमरी स्टोरेज है पॉलीसेकेराइड का वो क्या है, वो स्टार्च है, और एनिमल में क्या है, ग्लूकोज है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही टेबल का है। ये जो कॉलेजीन होता है ना, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन आपका एक एंजाइम है, एंटीबॉडी हम लोगों को डिफेंस देता है, और ग्लूट4 आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे इसको हम बनाएंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव क्लियर एसेंशियल रोल्स इन एन ऑर्गेनिज्म लाइफ वाइल द फंक्शंस ऑफ मेनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर स्टिल नॉट फुली नोन। बिल्कुल सही है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्राइमरी रोल होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या काम है अभी हम लोग को नहीं पता है, नॉट फुली नोन। द एंजाइम कमीशन क्लासिफाइज एंजाइम इनटू 6 मेजर डिवीजन, सही बात है, each with 4 to 13 subclasses and assign a specific 6 digit enzyme commission number। नहीं, enzyme commission number always 4 digit होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैन लेड टू पायरुविक एसिड, यस, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। व्हाट डज दिस प्राइमरली डेमोन्स्ट्रेट। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप प्रोसेस, नहीं नहीं ये तो नहीं है। अ सिंगल इनिशियल मेटाबॉलिक पाथवे कैन लेड टू डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड द कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है ना, जब आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज जब टूटता है पायरुविक एसिड में, लैक्टिक एसिड में और इथेनॉल में, तो वो डिपेंड करता है ना कि ऑर्गेनिजम्स कौन है और क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो पायरुविक एसिड में हुआ, लैक्टिक एसिड में हुआ, इथेनॉल में हुआ,
ये किस पे डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और क्या कंडीशंस है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। द प्यूरिन फैमिली इंक्लूड एडेनिन एंड गुआनिन, सही बात है, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन आता है। पायरिमिडीन फैमिली इंक्लूड साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, बिल्कुल करेक्ट है। पायरिमिडीन आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन तो सिंगल रिंग होता है और प्यूरिन होता है ना वो डबल रिंग होता है, ये उल्टा कर दिया, ये गलत है। सी में क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज अ मेड अप ऑफ ओनली टू पार्ट्स, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप भी तो होता है, ये भी गलत है। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए आर कंसिडर्ड ट्रू लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या इसको हम लोग ट्रू लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे? डी, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए आर कंसिडर्ड ट्रू लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, in a nucleotide the link between the nitrogenous base and the sugar is a glycosidic bond and the link between the sugar and phosphate is a phosphoester bond। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें ये तो सही है हमारा और ये भी सही है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। और न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आपका मैक्रोमोलिक्यूल में ही तो आएगा। तो आपका ए डी और ई है ना, ये तीनों स्टेटमेंट सब करेक्ट है। ए डी और ई करेक्ट है, बी सी गलत है। एंड इस क्वेश्चन में लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली क्लासिफाइड एज मैक्रोमोलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है, लिपिड्स एक्चुअल में ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली स्मॉल, है ना, अगर हम इंडिविजुअल लिपिड का बात करेंगे ना तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलते हैं। तो एसर्शन तो सही है और रीज़न भी बता रहा है कि क्यों वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the primary difference between an essential amino acid and a non essential amino acid? देखिए यहाँ पर ना एसेंशियल अमीनो एसिड कौन होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है ना जो कि मेरा बॉडी में नहीं बनता है, हमको उसको अपने डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। तो एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, ये हमारे बॉडी में खुद बनता है, तो इसको हमको बाहर से लेने का जरूरत नहीं है। तो ये करेक्ट डेफिनेशन होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन किया है, ठीक है, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन किया है। एंड होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर है जो बायोमॉलिक्यूल्स है इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड आप लोग क्या करिए ना, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ना आगे और भी बढ़िया वीडियो बना सकूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।